हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 7 सेट कंप्लीट करा चुके हैं और केमिस्ट्री के अंदर अंदर बेटा हम कराएंगे 2023 के सेटों को। आप 2024 और 2023 के सेटों को कर लीजिए, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चिंता ना करिए। क्यों? और कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट और करा देंगे। क्लियर? उसके बाद फिजिक्स के अंदर हमने क्या किया है, हमने बेटा 7 सेट कंप्लीट करा दिए 2024 के। उसके बाद हम आज से आपके सामने एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाएंगे 15 फरवरी तक, और 15 फरवरी तक आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट कराएंगे। और एक एक टॉपिक को बस हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? तो जैसा कि हम पहला चैप्टर आरंभ करेंगे और पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें तो बेटा बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है, कितना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, चिंता ना करिए। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति में आवेश कितने प्रकार से होते हैं। जब दो समान आवेश होंगे उनके बीच बल कैसा लगेगा, दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे उनके बीच बल कैसा लगेगा, इतनी चीज हमें बेटा किसके अंदर पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपसे बात करें आवेश किसे कहेंगे, तो आप लोगों ने क्या किया है कि जैसे ये पेन रही हो, पेन को बालों से रगड़ने के बाद जहां धूल मिट्टी के कण है वहां पर इसको लेकर गए, तो आप देखोगे कि इस पेन पर धूल मिट्टी आदि के कण आकर्षित हो जाते हैं, आकर इस पर चिपक जाएंगे। तो यह गुण क्या कहलाएगा, यही गुण क्या बन जाएगा इसका, यही गुण कहलाएगा आवेश। क्या कहलाएगा? आवेश। ऐसे ही जब आप कांच या एवोनाइट की छड़ को रेशम या ऊन से रगड़ते हैं, तो वह कांच या एवोनाइट की छड़ धूल मिट्टी आदि के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करने का यह गुण क्या कहलाएगा? आवेश। अब बात करेंगे फिर विद्युत आवेश किसे कहलाएगा, विद्युत आवेश किसे कहेंगे। तो विद्युत आवेश समझो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं। विद्युत भी होगा, चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश प्रकृति में कई प्रकार से होता है, तो ध्यान रखना, आवेश, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार से होता है, तो आप बताओगे दो। कौन कौन सा? एक होता है धनावेश, और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा आप बताओगे ऋण आवेश। धनावेश और ऋण आवेश। अब बात करेंगे कि आवेश को लिखते किससे हैं, आवेश को लिखते किससे हैं, तो आप बताओगे आवेश को लिखते हैं क्यू से। किससे लिखते हैं आवेश को? आवेश को लिखते हैं क्यू से। आवेश का मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद अब आवेश हमारे दो प्रकार के हुए, एक हुआ धनावेश और एक ऋणावेश। अब कब धनावेश होगा और कब ऋणावेश होगा? जब कांच की छड़ या किसी छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण उस छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। और किसी छड़ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो उस छड़ पर कैसा आवेश होता है? वह होता है ऋण आवेश। यानी अगर आपसे पूछा जाए बेटा बताओ धन आवेश कब होगा, तो धनावेश कब होगा? धनावेश होगा जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कैसा आवेश होता है? धनावेश। आपसे पूछा जाएगा बताओ बेटा ऋण आवेश कब होगा? जब किसी छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, तो कैसा आवेश होगा? तो आवेश होता है हमारा ऋण आवेश। कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। क्लियर? अब मान लिया एक ये छड़ है, इस छड़ पर बेटा दो आवेश हैं,
और दोनों के दोनों आवेश कैसे समान है। मान लिया इस छड़ पे हमने कितने आवेश रख दिए, 2 आवेश रख दिए, और दोनों के दोनों आवेश कैसे समान है, मतलब प्लस वाले हो सकते हैं, या इस छड़ पर दोनों के दोनों आवेश माइनस वाले हो सकते हैं। तो अब आपसे पूछेंगे कि बताओ बेटा इनके बीच में बल कैसा लगेगा, इनके बीच में बल कैसा लगेगा। तो आप बताओगे कि जब ये सजातीय आवेश होंगे, कैसे बेटा, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश या समान प्रकृति के आवेश, समान आवेश, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। बल को किससे लिखते हैं, बल को लिखते हैं F से। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अगर बात करेंगे 2 विपरीत आवेश है किसी छड़ पर, अगर 2 विपरीत आवेश है तब कैसा बल लगेगा, तो इन्हें बोलते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश को बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण। क्या करते हैं, आकर्षण। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल लगेगा आकर्षण वाला। इनके बीच जो समान आवेश है, समान आवेश के बीच लगेगा बल कैसा, प्रतिकर्षण वाला। तो आप एक आवेश के अंदर कितनी चीज ध्यान रखी, कितनी, देखो पहला, सबसे पहले विद्युत आवेश को लिखते किससे, आप बोलोगे Q से, इसका मात्रक क्या है, आप बोलोगे कूलम। फिर आपसे पूछा जाए भाई आवेश कितने प्रकार से होता है, तो आप बताओगे 2 प्रकार से, एक होता है धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब धनावेश कब आएगा, तो जिस छड़ पर, अगर किसी छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की लगातार क्या हो रही, कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश कैसा होगा, धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण आवेश कैसा होता है, तो आप बताओगे ऋणावेश। क्लियर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जब 2 समान आवेश हैं, अब समान आवेश दोनों धनावेश भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों ऋण आवेश भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में बल कैसा लगेगा, तो इनके बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण वाला। और जब 2 विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच में कैसा बल लगेगा, तो आप बताओगे आकर्षण वाला। क्लियर। तो इतना काम पहले इतने नोट करिए। उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो पढ़ाने वाले हैं कूलाम का नियम। कितना कूलाम के नियम से क्वेश्चंस बनेगा, कहां से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, कितना मात्रक पूछा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा चला रहे हैं। नोट करिए बेटा, पहले बेटा इतना नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम। अब कितना क्वेश्चंस कूलाम के नियम से बन सकता है, उस चीज को चल रही है। देखो सबसे पहला काम आपको कूलाम का नियम याद होना चाहिए कि भाई कूलाम का नियम कहते किसे हैं। देखो यहां पर आप सबसे पहले क्या लेंगे, 2 बिंदु आवेश ले लेंगे। 2 बिंदु ले रहे, एक बिंदु A ले लिया और दूसरा बिंदु कौन है, B। बिंदु A पर आपने एक आवेश रखा Q1 और बिंदु B पर आपने एक आवेश रखा Q2। पर हमें आवेश की प्रकृति नहीं पता है भैया कि ये आवेश धनावेश वाले हैं या ऋण आवेश हैं, या एक धन आवेश है या एक ऋण आवेश है, पता नहीं। सिर्फ ये पता है कि हाँ बिंदु A पर आवेश रखा हुआ है, बिंदु B पर आवेश रखा हुआ है। बिंदु A पर आवेश Q1 मान लिया, बिंदु B पर आवेश कौन है, Q2 है। एक दूसरे से बेटा कुछ दूरी भी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लिया R। कितने बीच, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। अब होगा क्या, तो दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगना शुरू होगा। क्या लगना शुरू होगा, बल। अब कौन सा बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, देखो बल बेटा इनके बीच में नहीं बता सकते कि देखो आकर्षण वाला लग रहा है या प्रतिकर्षण। अगर दोनों आवेश समान हुए तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, और दोनों आवेश अगर विपरीत हुए, एक प्लस वाला या एक माइनस वाला हुआ, तो इनके बीच बल कैसा लगेगा, आकर्षण। तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा सुनेंगे। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, भाई बल दोनों लग सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये निर्भर करेगा इनकी आवेश की प्रकृति पर। तो 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल का मतलब F, दोनों आवेश, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या बोला, क्या परिभाषा हुई, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, इसे क्या कर लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे, इसे क्या बना लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करने पर दोनों जगह बेटा यहाँ पर f, इसकी तुलना करिए, चिन्ह मिलेगा, कौन है, Q1 Q2 और बट्टे में कौन है, R²। अब बेटा जब भी समानुपाती का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को हटाएंगे, एक बराबर का चिन्ह आएगा, एक नेतांक आएगा के, उसके बाद Q1 Q2 बट्टे R²। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब एक चीज बताओ, यहाँ K बराबर क्या है, तो K बराबर बेटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो मात्रक इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹9। इसके मात्रक की आगे चर्चा चलाएंगे कि भाई इस K का मात्रक क्या है, इस K का मात्रक क्या है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, चर्चा आगे चलाएंगे। यहाँ के लिए जगह छोड़ दी मैंने, तो इस की जगह लगाएंगे, K की जगह लगाएंगे बेटा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। और बल का मात्रक बेटा क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। क्लियर। अब इसके आगे घटना देखते हैं। देखो, हमें निकालना इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। कैसे निकालेंगे बेटा, एक चीज बताओ, हमें केवल इसका ही तो मात्रक निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो एक चीज बताओ, ये जो इधर साइड वाले सब विपरीत भेज दो, तो यहां से F ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब होगा क्या, बल का मात्रक है न्यूटन इंटू दूरी। दूरी किसमें, R मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बट्टे आवेश का मात्रक अभी बता क्या है, क्या होता है, कूलाम। तो इस आवेश का मात्रक भी क्या हो जाएगा, कूलाम, बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। निकाल लिया, नहीं निकाल लिया मात्रक। अब देखो क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इंटू में कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर। अब बात करेंगे इस एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। इसका मान होता है बेटा 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब कहानी इसके मात्रक की भी पूछी जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई इसका मात्रक बताओ, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। तो यहां से देखो कहानी फिर से लेंगे भाई फॉर्मूला, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। पर हमें बेटा इसका मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को F की जगह भेजो, और F को कहां भेजो, एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो यह गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में, तो 1/4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट गुणा भाग में था, गुणा में पहुंच गया, F गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में, इंटू में Q1 Q2 और बट्टे में R² लगा रहे। 1/4 बेटा 4 पाई, ये तो कांस्टेंट होता है, 1/4 पाई यह तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं है। बट्टे बल का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे न्यूटन, इंटू आवेश का मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे कूलाम। पर ये Q2 भी तो आवेश है ना, तो यहाँ पर इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, बट्टे
दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया बेटा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से बेटा आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई बताओ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। तो ये रहा बेटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसके बाद एक कहानी इससे और पूछी जा सकती है कि भाई एप्सिलॉन नॉट की विमा और बताइए। तो पहले बेटा इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, तब विमा इसकी हम इधर निकाल दे रहे हैं। लिखेंगे इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। इसके बाद बेटा फिर इसको नोट करना है पूरा। अब कहानी एक और हम बेटा यहां कर दे रहे हैं, जो बची हुई कहानी है वो है इस एप्सिलॉन नॉट की विमा, क्योंकि ये भी कहानी बेटा आपसे बहुत बार पूछी गई है। मात्रक और विमा बेटा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो इससे कूलाम आवेश की विमा होती है बेटा AT। क्यों, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू में T। I यहाँ पर धारा है और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और इसकी विमा होती है A, और समय की विमा क्या होती है T। पर आवेश हमारे दो है तो दो बार लिखिए बट्टे न्यूटन किसका मात्रक है, बल की विमा होती है mL/T-2, और इनटू में बेटा कौन है मीटर स्क्वायर, मतलब दूरी, और दूरी विमा L स्क्वायर है तो इस पे दो बार। क्लियर। अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, अब इन्हें सबको ऊपर ले जाओ। देखो m पे घात कुछ नहीं, एक है ऊपर जाएगी बेटा माइनस की 1 L, एक और दो 3 ऊपर जाएंगी, किसकी हो जाएंगी, ये माइनस की हो जाएंगी। T माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2, और एक 2 ये रहे, तो प्लस के 2 3 और 1 4, अब एक और 1 2, तो ये बेटा इसकी क्या होगी विमा। क्लियर। तो आपके एक कूलाम के नियम से इतना प्रश्न बनेगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम आ रहे हैं अगले टॉपिक के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कितने क्वेश्चंस हमको याद रखने, कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए भाई विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे। तो पहले विद्युत क्षेत्र को थोड़ा समझ ले रहे हैं, उसके बाद तब बताएंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो क्या है, यह एक विद्युत क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है बेटा ये देखो किसका है, विद्युत क्षेत्र है। और इससे बाहर देखो एक आवेश रखा हुआ है बेटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर, और एक आवेश रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के बाहर। एक आवेश रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के अंदर और एक आवेश रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के बाहर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इनके बल बीच में बल लगेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जब एक आवेश विद्युत क्षेत्र में है और दूसरा आवेश विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। हाँ,
बल कब लगेगा? जब हम इस आवेश को उठाएं और वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर ले आएं। इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र से जो बाहर रखा हुआ आवेश है, इस आवेश को उठाया और हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ले आए, तो किसी बिंदु पर लाने पर इन दोनों आवेशों के बीच में बेटा बल का अनुभव होना शुरू होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आवेश अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गए। अब बल का अनुभव कैसा होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो यही एरिया क्या बन जाती है? वैद्युत क्षेत्र बन जाती है। क्या बन जाएगी? वैद्युत क्षेत्र। तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश, चाहिए सही, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी दूसरे आवेश को लाने पर उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? अनुभव होता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने बताया कि अभी देखो आवेश रखा हुआ था, वैद्युत क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है। इस आवेश को हम क्या करेंगे? इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे किसी भी बिंदु पर, और किसी भी बिंदु पर आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो उस पर जो बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा? जो बल लगेगा उसी बल को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है परिभाषा? परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होगा F/Q0। E बराबर कैसा होगा? F/Q0। अगर आपसे पूछा जाए बेटा राशि कैसी है, तो आप इसके आगे बताओगे राशि हमारी कैसी, इसकी सदिश राशि है। आपसे पूछा जाए बेटा बताओ इसका मात्रक क्या है, तो आप मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला, मात्रक और राशि। अगर आपसे बेटा इसकी विमा भी पूछ ली जाए तो क्या करोगे? बड़े आसान से बता देंगे। बल की विमा है mL/t-2 बट्टे आवेश की विमा है AT। कुछ नहीं, इनकी पावर बेटा क्या मान लेंगे? 1। ऊपर भेजेंगे तो किसकी हो जाएंगे? माइनस की। तो अर्थात mL/t प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1 और माइनस के 2 माइनस के 3 a प्लस का 1 ऊपर जाके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का 1। ये हो जाएगी इस विमा। अब चूंकि यह एक सदिश राशि है तो बेटा यहां पर दिशा की आवश्यकता होगी। अब 2 पॉइंट फिर ध्यान रखने हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे बताएंगे? अगर हमारा आवेश कैसा है? ऋणात्मक है। आवेश कैसा है? ऋण आवेश है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम किस ओर लें? और अगर हमारा आवेश कैसा है? धन आवेश है। अगर हमारा आवेश धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर लें? तो ध्यान रखना, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा अंदर की ओर होती है। किधर होती है? अंदर की ओर।
यानी जिस ओर ऋण आवेश होगा उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर होती है, बाहर की ओर। यानी प्लस क्यू आवेश के विपरीत, प्लस क्यू आवेश के विपरीत क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। एज ए एग्जाम्पल में बेटा देखो यहां पर दो आवेश ले लिए, एक माइनस प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश, और इससे आर दूरी मान लिया। यहां पर हमें बताना, इस बिंदु P पर बताना है कि बताओ वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा। तो इस बिंदु से माइनस क्यू आवेश किधर है, तो आप बोलोगे इस बिंदु से माइनस क्यू आवेश इधर है, तो जिस ओर माइनस आवेश होगा उसी ओर क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा। प्लस के कारण किधर होगा, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा। तो इस बिंदु P से प्लस किधर है, तो आप बताओगे इस बिंदु P से प्लस इस ओर है, तो इसके विपरीत हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, प्लस के विपरीत और माइनस की ओर। क्लियर। तो ये हमारा कौन हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करेंगे, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली डेरिवेशन है बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी भी बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। बिंदुवत आवेश के कारण क्या बतानी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो मान लिया एक बिंदु A है और जिस पर पहले से ही आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र में है, ये कैसा हमारा स्रोत आवेश, और इससे r दूरी पर एक बिंदु B ले लिया, और इसी बिंदु B पर हमें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु B पर हम बेटा ला रहे हैं धन परीक्षण आवेश, और A से कितनी दूरी पर बिंदु B है, तो मान लिया बेटा r दूरी पर। धन परीक्षण आवेश को हम लेकर आए हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और कहां पर लाके रख दिया, बिंदु B पर। और हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा इस बिंदु पर गणना करनी है। तो इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। अब चूंकि बेटा देखिए दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, कौन सा नियम बन जाता है, तो आप बताओगे कि कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अब ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। दोनों आवेश कैसे, धनावेश, यह भी धनावेश है, यह भी धनावेश है, तो इनके बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण का। अब ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा किधर, बाहर की ओर। बल किधर लगाएगा, बाहर की ओर। क्लियर। तो यहां से बेटा कूलाम के नियम से क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह कौन है, Q0 है, बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r, इसका वर्ग, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्लियर। पर ये तो बल निकाल लिया, हमें बताना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E बराबर होता है F/Q0। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, तो E बराबर F का वैल्यू कुछ निकाला आपने, बिल्कुल ये निकाला, लगाएंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q1 Q इंटू में Q0, और बट्टे कौन है, r², और F के बट्टे कौन है, Q0, तो इसको लगाएंगे Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्लियर। और किसी भी बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। तो लिख ले, इसके बारे में थोड़ी सी लाइन लिख ले रहे। माना बिंदु ए पर Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु B पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता की गणना करनी है, क्लियर। नोट करिए बेटा, इसके बाद आगे पढ़ाएं, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि कभी कभार हमें बेटा ये पूछ लिया जाता है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को। क्या है? परिमाण में तो समान हो गए, मान लिया दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु कौन है? बी है। एक बिंदु कौन है? बी है। ये हमने बेटा दूरी ले ली बहुत ज्यादा, दो बिंदु है और दो बिंदुओं पर बेटा किसको रख दिया हमने? आवेश को। दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं पर किसको रख दिया? आवेश। यहाँ पर भी आवेश क्यों है, यहाँ पर भी आवेश क्यों है? तो आप बोलोगे ये तो परिमाण में कैसे समान, परिमाण में कैसे समान, किंतु होंगे कैसे? ये विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, यानी बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो आवेश का ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा सुनो, फिर क्या बताया मैंने, परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, आवेश का यह निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कहां से मापते हैं? इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। मान लिया दोनों आवेशों के बीच का मध्य बिंदु हमने ले लिया O। अब O से मान लिया, O से B तक की दूरी अगर L है तो आप बताओगे O से L तक की दूरी भी तो L हो जाएगी, O से A तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? L। ऐसा कैसे? क्योंकि हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। तो मध्य बिंदु O से B तक की दूरी L, तो O से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L। तो A से और B तक बेटा टोटल कितनी L आई? तो आप बताओगे कि 2L। कितनी L आई? 2L। अब इसके कुछ उदाहरण भी सुन लो बेटा। क्या सुन लेंगे? कुछ उदाहरण, जैसे HCl, H पे प्लस Cl पे माइनस, H2O में बेटा क्या होगा? H पे प्लस O पे 2 माइनस, NaCl, Na प्लस Cl पे माइनस आठ। ये इसके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल। परिभाषा लिखेंगे परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये हो गई वैद्युत द्विध्रुवी। लेकिन यहीं पे एक परिभाषा और पढ़नी है, वह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक होता है वर्ण युग्म आघूर्ण, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे परिभाषा देंगे? देखो, परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2L दूरी पर स्थित हैं। तो किसी भी एक कण का परिणामी आवेश, चाहे इस आवेश का मान लगाएंगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, इनके गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर बात करेंगे मात्रक की बेटा इसके की, तो बहुत आसान है। आवेश का मात्रक बेटा क्या है? कूलम इनटू ये पूरी बेटा 2L दूरी है। ऐसा ना करना दो को इधर भेज दो, नहीं, पूरी की पूरी 2L दूरी है।
दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। परिभाषा लिखेंगे किसी भी एक कण का किसी भी एक वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद 3 डेरिवेशंस जो एक 2024 के सेट नंबर 7 में पूछी गई है और एक 2024 के सेट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। नोट करिए, इसके बाद उन्हीं की ओर चल रहे हैं। नोट करिए। इसके बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक लगातार। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ये रहा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर हमें क्या बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अभी हम पढ़ के आए थे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R²। ये क्या पढ़ के आए थे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब चाहे आवेश बेटा हमारा प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये रहा। लेकिन इस परिभाषा, इस हेडिंग में ही बेटा बहुत कुछ पॉइंट छिपे हुए हैं। पहला, सबसे पहले किसके कारण देख रहे हो, तो आप बताओगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और अभी पढ़ के आए वैद्युत द्विध्रुव को कैसे बनाएंगे। आप 2 बिंदु लेंगे, एक बिंदु A एक बिंदु B, और दोनों बिंदु एक दूसरे से बेटा देखो, यहाँ पर बिंदु A पर आवेश Q, बिंदु B पर आवेश Q, पर होंगे कैसे, विपरीत प्रकृति के, दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर। दोनों आवेश और जो भी दूरी मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। मान लिया इसका मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी अगर L है तो O से A तक की दूरी कितनी है, L। ये हो गया हमारा पहले पूरा वैद्युत द्विध्रुव। क्या हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अच्छी स्थिति आए तो दोनों आवेशों से होकर जो रेखा जाएगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति। दोनों आवेशों के लंबवत होकर जाने वाली रेखा निरक्षीय स्थिति। दोनों आवेशों के लंबवत होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। तो हमें अच्छी स्थिति बतानी है। मान लिया बेटा इसके मध्यबिंदु O ये रहा ना, इससे कितनी दूरी पर, मान लिया R दूरी पर, मध्यबिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, और इसी बिंदु P पर हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन के कारण होगी, एक तो माइनस Q और एक प्लस Q। इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब बेटा एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछेंगे कि बेटा मुझे ये बताओ कि बिंदु P से और माइनस Q आवेश तक की दूरी कितनी है, या माइनस Q आवेश से और बिंदु P तक कितनी टोटल दूरी है। तो आप बताओगे कि बिंदु P से और O तक तो आप बोलोगे R दूरी है, पर R से अभी देखो कितना और एक्स्ट्रा है, अभी मुझे L और आगे जाना है, यानी R में मुझे L और आगे जाना है। R में मुझे किसको जोड़ना है, L को। क्लियर।
यानी मैंने बताया आपसे बेटा कि मुझे माइनस क्यू से और बिंदु पी तक जाना है, और बिंदु पी से ओ तक तो 3 किलोमीटर है, और ओ से और ए तक बेटा 1 किलोमीटर है। ओ से और ए तक की दूरी कितनी किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। और पी से और ओ तक की दूरी बेटा कितनी है? आप बोलो 3 किलोमीटर। तो पहले बेटा ओ से पी तक चले आए, पी से ओ तक चले आए 3 किलोमीटर, लेकिन अभी 1 किलोमीटर और आगे जाना है, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 4 किलोमीटर। तो आपने क्या किया कि इस 3 में 1 को जोड़ा। क्लियर? अब आपको बताना है माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। तो कैसे बताओगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी? तो आप बोलोगे, मान लिया आर बराबर बेटा यहां मान लो 3 किलोमीटर दूरी है, 3 में से आपने 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, बची कितनी? 2। बची कितनी? 2। टोटल दूरी 3 था, 3 में से आपने 1 किलोमीटर तय कर लिया, ये दूरी बची। कितनी बची आप बताओगे? 3 में से 1 घटा दीजिए, बचे 2। तो ऐसे ही बेटा टोटल दूरी आर में से किसको हटा दीजिए? एल को। तो आपको पता लग जाएगा कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, और आर में अगर एल जोड़ दोगे तो पता लग जाएगा कहां से? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। क्लियर? देखो अब लिखेंगे, देखो लिखेंगे सबसे पहले ये पता करो कि भाई डायरेक्शन, हाँ ये माइनस और प्लस क्यू आवेश बेटा क्या है? देखो यह एक सदिश राशि है, तो हमें दिशा की आवश्यकता होगी। माइनस क्यू आवेश बिंदु पी से माइनस क्यू आवेश जिधर हो उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर। माइनस बिंदु पी से माइनस क्यू आवेश इधर है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा बेटा कितनी है? E1। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या मान ली? E1। दिशा माइनस क्यू आवेश की ओर। प्लस क्यू आवेश बिंदु पी से प्लस क्यू आवेश इस ओर है, इसके विपरीत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इसे मान ले रहे हैं E2। क्लियर? तो यहां पर निकालेंगे परिणामी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये रहा। माइनस और प्लस दिशा को बताएंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो माइनस प्लस का काम केवल और केवल दिशा बताने का है। केवल और केवल क्या है? दिशा बताने का है। तो E1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बेटा माइनस क्यू आवेश से और कहां तक? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश से और बिंदु पी तक की दूरी आप बोलोगे बेटा के R प्लस एल। क्या बताओगे? R प्लस एल। क्लियर? ऐसे ही लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब माइनस क्यू आवेश से वो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, आप बोलोगे R माइनस का L। क्या बोलोगे? R माइनस का L। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परिणामी। हमें क्या निकालना है? लेकिन बेटा इनके ऊपर स्क्वायर है, तो यहां पर भी क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर। क्या चढ़ाएंगे? यहां पर भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो इनके ऊपर भी बेटा हम क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक मिनट बेटा नोट कर देखो बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले समझो। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बेटा एक ही ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे E1 प्लस E2। क्या करना है? जोड़ना है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन दोनों की दोनों एक ही ओर है, जोड़ देना है।
अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत हैं, दिशाएं कैसी है बेटा, विपरीत हैं, तो इनके बीच में आ जाता है अंतर, इवन डिफरेंट E2, अंतर आएगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। क्लियर? तो यहां से बेटा देख रहे हैं। और हाँ, अगर लंबवत होगा तो एक दूसरे के बेटा अगर आपसे पूछा जाए, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि लंबवत होगा तो ये E1 हुआ और ये E2, तो फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। क्लियर? ये फॉर्मूला लगा देंगे और थीटा बराबर कितना लगाएंगे, 90। क्लियर? तो जब लंबवत होंगे 90 अंश का एंगल बनेगा, फॉर्मूला ये लगेगा। डायरेक्शन एक है, ये फॉर्मूला, विपरीत दिशा में है, ये फॉर्मूला। अब बेटा यहां पर ये आया कि बात सही है भाई, ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो फिर डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस। अब आप ये आएगा कि हम किसको बड़ा माने और किसको छोटा। दूरी ऋणात्मक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, दूरी धनात्मक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, अर्थात E2 माइनस के बेटा क्या आ जाएगा, E1। क्यों? दूरी ऋणात्मक है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक हुई, दूरी धनात्मक है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी लेंगे, कम। क्लियर? अब वैल्यू लगाएंगे बेटा। E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस के L का स्क्वायर माइनस E1 का वैल्यू लगाएंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बेटा जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ऊपर कुछ नहीं, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये भिन्न बन गई, ये क्या बन गई, भिन्न। तो यहां पर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और जब भिन्न बन गई तो आप भिन्न को हल कैसे करते हैं, तो आप लेते हैं लासा। अब इसका लासा कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे R माइनस का L का होल स्क्वायर और इनटू में R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बोलोगे। R माइनस L से R माइनस L का होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा देंगे। R प्लस L के होल स्क्वायर से R प्लस L का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप बेटा फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कौन से, आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर? आपसे पूछा जाए बेटा बताओ A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB। आपसे पूछा जाए बेटा बताओ A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही बोलोगे। तो पहले बेटा इस चित्र के बारे में लिख दे रहे, फिर इसकी डेरिवेशन को हम इधर का रफ करके इधर करेंगे। क्लियर? लिखेंगे माना एक वैद्युत ध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q आवेश तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, की गणना करनी है। क्लियर? बेटा पहले इसको नोट करिए, हम फिर इसका इधर रब करके तब इसको हल कर रहे हैं। नोट करो इसको, पहले नोट करिए। देखो बेटा इधर इसको ले रहे हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा नीचे देखो बेटा, अगर इनके स्क्वायर को अभी भूल जाओ तो R माइनस L R प्लस L, तो आप बोलोगे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। क्यों?
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और इनके ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, इनके ऊपर लगे हुए स्क्वायर, तो आप इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर। क्लियर। अब खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2RL, क्या हो जाएगा 2RL। कोष्टक में चिन्ह किसका बेटा, माइनस का लगा देंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आप बेटा लिखोगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस के 2RL। क्लियर। कोष्टक बंद। अब देखो जब इस माइनस का गुणा आप इसके अंदर करोगे तो सभी के सभी चिन्ह कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो लिखेंगे 1/4πε0 Q, आर की पावर बेटा हो जाएगा 4 माइनस एल की पावर 4। अब देखो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2RL, ये प्लस के है दोनों, माइनस के हो जाएंगे बेटा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, माइनस का इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में बेटा, वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश रखे होते हैं वो कैसे रखे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर। तो आर की तुलना में ये एल कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म है। अतः एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, भाई एल जब बहुत ही सूक्ष्म दूरी है तो भाई एल को क्यों ले रहे हैं, एल को नगण्य मान के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये तो छूट जाएगा। तो बचेगा 1/4πε0 Q, 2RL और 2RL, तो आप बोलोगे 4RL बट्टे आर की पावर 4, बट्टे आर की पावर 4। इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू में 4 को लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2, इंटू में आर इंटू में एल, और बट्टे में क्या होने, आर की पावर 4 है, 4 को लिख सकते हो आर इंटू में आर की पावर 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। फिर बेटा बचेगा 1/4πε0 Q इंटू में 2 इंटू में 2L और बट्टे आर क्यू। लेकिन अभी हम परिभाषा पढ़ के आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी भी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर Q इंटू में 2L बराबर क्या हो गया, P। तो फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0, 2 इंटू में Q इंटू में 2L बराबर क्या हो गया, P। तो 2P/RQ ये निकलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसके रूप में, अच्छी स्थिति में, किसमें, अच्छी स्थिति के अंदर। क्लियर। नोट करें बेटा, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अगली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2024 के सेट नंबर 7 के अंदर मिलेगी। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम बेटा अच्छी स्थिति पढ़ के आए थे, अब हम निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति का मतलब, निरक्ष का मतलब है दोनों आवेशों के लंबवत होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। और इसको हमने सेट के अंदर भी करा दिया है, और हमने बोला है कि आप लोगों के एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। चिंता ना करिए, बस आप लोग एक जिद से मेहनत करिए, जितना आप मेहनत करोगे रिजल्ट बेटा उतना ही अच्छा आएगा। चलते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन की ओर। देखो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। भाई वैद्युत द्विध्रुव के कार्ड ही तो देख रहे हैं, तो पहले बनाओ वैद्युत द्विध्रुव। इधर बेटा बना रहे हैं, देखो वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया। बिंदु ए पर -Q आवेश और इस पर +Q आवेश। जो भी दूरी मापते हैं मध्य बिंदु से मापते हैं, ये दूरी मध्य बिंदु O से B तक की दूरी L और O से A तक की दूरी L। निरक्षीय स्थिति बतानी है, इसके मध्य बिंदु O से दोनों आवेशों के लंबवत R दूरी पर एक बिंदु ले लिया, बिंदु P, और इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आवेश कितने हैं, तो आप बोलोगे 2 हैं, एक -Q आवेश और एक +Q आवेश। इन्हीं दोनों आवेशों के कार्डिक तो हमें बेटा कहाँ ज्ञात करनी है, बिंदु P पर
कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले बिंदु P से हमें B को मिला दो, बिंदु P से बेटा A को मिला दो। क्लियर, पहला काम इतना करना। अब बात करेंगे भाई, ये प्लस और माइनस, यह एक सदिश राशि है और प्लस माइनस दिशा को बताएंगे। इस बिंदु P से प्लस इधर है तो इसके विपरीत कर देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे मान लिया E2, इसको बेटा आगे और बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। इस बिंदु P से माइनस Q आवेश इधर है, उधर ही बेटा कर देंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा, इसे E1। दोनों के बेटा, ये दोनों घटकों के बीच में एक लंब डाल देंगे। मान लिया ये एंगल बेटा देखो, ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा, तो ये वाला एंगल बेटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है। तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। क्लियर, पहले काम इतना करना है। अब करना क्या है बेटा, आप लोग बेटा घटक रूल्स थोड़ा समझ लीजिए। जब आप बेटा घटक रूल्स को समझेंगे, ये मान लिया यह एक घटक है थीटा कोण ये रहा। जब आप घटक को थीटा कोण पर अंदर की ओर लेकर जाओगे तो आपको लेना होगा कॉस थीटा, और जब बेटा इस घटक को बाहर की ओर लेकर जाओगे तो आप किसको क्या लेना होगा, साइन थीटा। थीटा से बाहर साइन थीटा के, जिस ओर बेटा थीटा की ओर अंदर की ओर लेकर जाओगे घटक तो क्या लेना है कॉस। क्लियर, तो यहां पर बेटा समझो, यहां पर क्या होगा, यहां पर कंडीशन देखो, इस घटक को थीटा कोण पर अंदर की ओर ले जा रहे, किसके समांतर कर दे रहे हम, अक्ष के समांतर करेंगे। और अभी डायरेक्शन ये है, हम बेटा डायरेक्शन ये है, जब इसे घुमाओगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, घटक ये घूम जाएगा, कोण आ जाएगा घटक कौन सा E2 और cos थीटा। ऐसे घटक को बेटा घुमाया, किसके समांतर कर दिया, निरक्ष के समांतर कर दिया। दिशा बेटा ऊपर की ओर हो जाएगी, घटक आ जाएगा E2 sin थीटा। घटक कौन आ जाएगा, E2 sin थीटा। ऐसे ही अब इस वाले घटक को घुमाएंगे, घटक को घुमाया, अक्ष के समांतर कर दिया, डायरेक्शन इधर हो जाएगी, घटक बेटा हो जाएगा E1 cos थीटा। घटक को बेटा बाहर की ओर घुमाएंगे, घटक को बेटा थीटा कोण से बाहर की ओर किसके समांतर कर देंगे, निरक्ष के समांतर। तो बेटा यहां पर घटक की डायरेक्शन ये हो जाएगी नीचे की ओर, कोण हो जाएगा E1 sin थीटा, कोण हो जाएगा E1 sin थीटा। अब देखो दो घटक बेटा, दो समान घटक एक ही दिशा में हैं और दो समान घटक एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दो समान घटक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो एक घटक दूसरे घटक को निरस्त कर देता है। जब दो समान घटक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो एक घटक दूसरे घटक को क्या कर देता है, निरस्त। और जब दो घटक एक ही दिशा में हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस बिंदु P पर जो परिणामी घटक बचेंगे वो ये बचेंगे, और दोनों की डायरेक्शन ये है, एक ही ओर है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब आपसे पूछेंगे बेटा ये दूरियां बताओ, बिंदु प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, माइनस Q आवेश से और बिंदु P तक की दूरी बताओ। तो आप बेटा एक त्रिभुज को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखो बाहर निकाल लेंगे, ये रहा बिंदु P B O P, दूरी बेटा ये R है, ये दूरी L है, ये एंगल थीटा है। अब करना क्या है, करना बेटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, हमेशा ध्यान रखना। ये 90 है, 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी बेटा कर्ण, तो बचा बेटा कौन, आधार। कौन बचेगा, आधार। क्लियर। तो अब कौन सी प्रमेय लगा देंगे, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बेटा हमें ये कर्ण ही तो बताना है, तो कर्ण को रखो, कर्ण वर्ग बराबर लंब वाली भुजा बेटा ये रही OP, दूरी बेटा कितनी है R, तो R का वर्ग प्लस लंब वाली भुजा OB है और OB के बीच की दूरी कौन है, L, तो L का वर्ग। स्क्वायर हटाओगे इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। मतलब ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर।
और सेम त्रिभुज वही है बेटा, ये भी दूरी आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। क्लियर? ये बेटा कहानी इतनी कर ली। अब सुनो, सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये रहा ना, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी आप बोलोगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। पर बेटा इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दिया। क्लियर? ऐसे ही हम लिखेंगे बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या फॉर्मूला होगा बेटा, वही लगाएंगे 1/4πε0 Q अपॉन प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इसके ऊपर बेटा क्या होगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब चूंकि बेटा एक चीज देखी कि E1 और E2 दोनों के मान तो समान है, E1 बराबर किसको कौन है E2, E1 और E2 के मान समान है। कितना है मान, तो आप बताओगे 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। अब देखो ये दोनों के दोनों घटक तो कैंसिल हो गए थे साइन वाले, केवल परिणामी बचता कौन है, परिणामी में ये दो घटक बच रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक है, इसलिए इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। पर बेटा E1 इक्वल टू E2, चाहे E1 की जगह E2 लगा दो चाहे E2 की जगह E1 लगा देंगे, तो E1 की जगह लगा दिया E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर? अब E2 कितना हो जाएगा 2E2 cos थीटा, 2E2 cos थीटा। क्लियर? 2 इंटू में E2 का वैल्यू लगाएंगे 1/4πε0 इंटू में Q। बेटा स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। क्लियर? तो हम बेटा पहले इधर का रब कर रहे हैं, इसके बाद तब हम इसको हल करेंगे। तो पहले इस चित्र के बारे में लिख ले रहे थोड़ा सा, लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर? उसके बाद बेटा ये चित्र बनाना, इसको हल करना है, ताकि बाद तब इस चीज को नोट करना है। क्लियर? तो पहले बेटा इसको नोट करिए, हम इधर का रफ करके तब इस डेरिवेशन को पूरा हल कर रहे हैं। नोट करिए, देखो बेटा इधर हल कर रहे हो, E बराबर
2 इंटू में 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा बराबर होता आधार बट्टे कर्ण, और आधार हमारा कौन है एल, बट्टे कर्ण अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है आधी घात, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इसके ऊपर बेटा स्क्वायर नहीं रहा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर से बेटा रूट हट गया था। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में एल बट्टे अंडर रूट का कर्ण का मतलब बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट का मतलब है आधी घात। क्लियर? कुछ नहीं, इसकी पावर 1 मान लो, और गुणा में घातक क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 को एल के पास भेज देंगे, तो 1/4πε0 Q इंटू में 2L बट्टे 1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। परिणामी देखो, आपको अभी पढ़ा के आए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी भी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से लिखेंगे 1/4πε0 Q इंटू में 2L, ये तो बन गया P बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। पर आर की तुलना में बेटा कैसा है, एल बहुत ही सूक्ष्म है, अतः एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, जब इसको छोड़ देंगे बेटा एल हट जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/4πε0 P अपॉन आर की पावर 3, और ये बेटा निकलेगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगली इंपोर्टेंट हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर क्या दिखाना है, बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये हमारा बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव बेटा एक बिंदु ए और बी, बिंदु ए पर बेटा -Q आवेश, बिंदु बी पर +Q आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, और कितने एंगल पे रखे हुए, तो आप बोलोगे इसे वैद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है थीटा एंगल पर। जैसे ही हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर एक बल आरोपित हो जाएंगे। इन पर कौन आरोपित हो जाएंगे, बल। अब बल कैसे निकालेंगे, तो E बराबर पढ़ के आए हैं F/Q0, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q0। तो इस पर बल बेटा मान लिया F1 लगेगा, और इस पर बल लगेगा F2। अब किधर लगेगा, +Q आवेश के कारण इस पर बल लगेगा बेटा बाहर की ओर, मैंने मान लिया इस पे बल लग रहा F1। -Q आवेश के कारण बल लगेगा बेटा अंदर की ओर, बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, और इस पर जो बल लगेगा मान लिया मैंने F2। क्लियर? अब F1 बराबर बेटा कितना लगेगा, तो F1 बराबर E इंटू में Q, और F2 बराबर बेटा क्या होगा, E इंटू में Q। F बराबर होता है E इंटू में Q0। इस पे बेटा -Q आवेश के कारण बेटा बल लग रहा अंदर की ओर, +Q आवेश के कारण बल लग रहा है बेटा बाहर की ओर, लेकिन विपरीत दिशा में बल लग रहा है। लेकिन बल लग कैसा रहा है, तो आप बोलोगे समान बल लग रहा है, और समान बल लग रहा है तो ये क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पर जो कुल बल लगेगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य। क्योंकि भाई जब विपरीत बल लग रहे हैं, समान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इनका बल कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पर जो परिणामी बल, तो दोनों बलों के कारण जो बल उत्पन्न होगा वह होगा बल युग्म आघूर्ण। कौन उत्पन्न होगा, बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण किसे बोलते हैं, तो परिणामी बल, परिणामी बल, कोई भी एक परिणामी बल ले लेंगे गुणा दोनों बलों के
बीच लंबवत दूरी। परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। परिणामी बल बेटा चाहे F1 ले लो चाहे F2, बल युग्म आघूर्ण को किससे लिखेंगे? टाउ से। F1 इंटू में दोनों बल ये रहे, इन दोनों बलों के बीच बेटा लंब डाल देंगे, ये वाली दूरी हो जाएगी लंबवत दूरी। कौन दे दिया? C। तो ये क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी कौन हो जाएगी? BC। बल F1 बेटा क्या लगा देंगे? E इंटू में Q। अब B इंटू में C क्या लगाएंगे? तो निकाल ले रहे, देखो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा बेटा लंब, ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण, तो ये बचेगा बेटा कौन? आधार। तो लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब वाली भुजा बेटा आपकी BC है, तो साइन थीटा बराबर BC बट्टे कर्ण वाली भुजा आपकी AB है, और कितना है बेटा? 2L। ये गुणा भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। BC बराबर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। क्लियर? तो यहां से लगाएंगे BC का वैल्यू 2L साइन थीटा, और Q इंटू में 2L बराबर क्या हो जाता है? P, और ये E इंटू में साइन थीटा टाउ बराबर। तो ये निकलेगा बल युग्म आघूर्ण। क्लियर? अगर इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक P क्या है हमारा? P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू में मीटर। E हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो इसका मात्रक बचेगा, तो वो बचेगा न्यूटन इंटू में मीटर। न्यूटन इंटू में मीटर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। न्यूटन इंटू में मीटर। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र तथा आवेश से संबंधित टॉपिक। इतने हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सोच रहे हैं कि आपको गॉस की प्रमेय जितना भी टोटल टॉपिक है वो सब के सब कंप्लीट करा दी जाए, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि 30 जनवरी तक ये सब का सब फाइनल करा दिया जाए, और प्लस में इसके चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। ठीक है? और केमिस्ट्री के अंदर हमने आपको बता दिया है कि हम 2023 के सेट ऑफ कराएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपके सामने उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।